नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। आज बीजेपी के लिए मंगलवार का दिन जो है वो एक तरीके से अमंगलकारी साबित हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। आप जानते हैं कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, यानी नरेंद्र मोदी की जब से सत्ता चल रही है, बार बार किसी न किसी वजह से ऐसे कानून लाए जाते हैं, ऐसे फैसले पारित किए जाते हैं जिनसे अल्पसंख्यक समुदाय को ये एहसास हो कि वो दोयम दर्जे का है और उसका जो जितना भी उसके जो हक है वो मारे जा रहे हैं, उसको जो अभी तक जो सुविधाएं मिली हुई थी उनमें कोई ना कोई रोक लगाई जा रही है। ये ऐसे फैसले लिए जाते रहे नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से भी, और उसके अलावा जो राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी उनकी तरफ से भी। और ऐसा ही एक फैसला हाल ही में लिया गया यूपी में। पिछले महीने एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया था जिसमें उसने मदरसा अधिनियम को जो 2004 का पारित किया गया था मुलायम सिंह यादव के द्वारा, उसको खारिज कर दिया गया था और इसको धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताकर ये कहा गया कि जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप सामान्य स्कूलों में दाखिल करें। और ये फैसला लिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन इसके खिलाफ अपील दायर की गई और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ, यानी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये कहा है कि नहीं, जो अधिनियम चला आ रहा है वो वैसा ही चला आएगा और मदरसों में जिस तरह से पढ़ाई होती आ रही है वही पढ़ाई उसी तरह से चलती रहेगी। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका इस लिहाज से भी है क्योंकि आप जानते हैं इस समय जो चुनाव चल रहे हैं, यानी महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव चल रहे हैं, दोनों ही जगह बीजेपी किसी न किसी तरह हिंदुत्व के मुद्दे को काफी गर्म किए हुए हैं। और आज भी योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचे हुए झारखंड और वहां जाकर उन्होंने राम मंदिर के बारे में बातें की और ये कहा कि जो फैसला 100 सालों से अटका हुआ था उसको 2 साल में नरेंद्र मोदी ने मुमकिन कर दिखाया। और जितने भी लोग ये बोलते रहे कि राम मंदिर नहीं बनेगा, तो देखिए राम मंदिर बन गया। यानी राम मंदिर अयोध्या में हारने के बाद भी बीजेपी राम मंदिर को किसी न किसी तरह से भुना ही रही है। वहीं कल अभी मोदी जब थे झारखंड में तो उन्होंने जिस तरह रोटी बेटी और माटी इसके इन शब्दों के जरिए जिस तरह घुसपैठियों के ऊपर निशाना साधते हुए, यानी बांग्लादेशी घुसपैठिए यानी मुसलमानों की को लेकर जिस तरीके से निशाना साधा, प्रधानमंत्री के स्तर की भाषा तो वो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मोदी इस बारे में बिल्कुल भी हमको चौंकाते नहीं है। वो लगातार अपनी भाषा का स्तर गिराते ही रहते हैं। तो कल मोदी ने जो कुछ कहा, उसके पहले अमित शाह ने जो कुछ कहा, उसके पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो कुछ कहा, बीजेपी के ये तमाम नेता झारखंड में बिल्कुल हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में भी यही कोशिश है। आप जानते हैं कि हरियाणा चुनाव में आदित्यनाथ योगी ने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। राहुल गांधी का जो जातिगत जनगणना वाला एक उनका जो आंदोलन है या मुहिम है जिसको कहना चाहिए, उसके खिलाफ आदित्यनाथ योगी ने बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया। और इस नारे के साथ एक जो पोस्टर्स हैं वो महाराष्ट्र चुनाव के पहले ही लग गए और वहां पर ये बताया जाने लगा कि हम सब हिंदू जो है वो एक है। मोहन भागवत भी यही कहते हैं, हिंदुओं को एकजुट होने कहते हैं। तो ये सारी चीजें बड़े तरीके से, यानी दबे छुपे तरीके से, या ये कहें कि खुलकर कोई वैसा नहीं बोलता, लेकिन मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को यह एहसास दिलाया जाता रहता है कि आप इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। और जब मुसलमानों को यह एहसास दिलाया जा रहा है, चुनाव में इसका फायदा उठाया जा रहा है, ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, इससे बीजेपी को एक बड़ा झटका मिला और विपक्ष के लिए ये एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है, क्योंकि न केवल यूपी के उपचुनाव बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भी कहीं न कहीं से परोक्ष रूप से इसका असर पड़ने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। इधर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं, वो प्रतिक्रियाएं भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम खरी खरी में। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आज सुबह जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में जस्टिस पार्दीवाला और मनोज मिश्रा 3 जजों की एक जो पीठ है, इसने ये फैसला लिया। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था और 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। और इस फैसले को सुनाते हुए जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने योगी सरकार को एक योजना बनाने का निर्देश दिया था ताकि वर्तमान में जो मदरसों में पढ़ रहे छात्र हैं उनको औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके। लेकिन अब जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जीबी पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने मिला, मतलब इनकी तीनों की जो पीठ है इसने फैसला दिया कि नहीं, ये जो पुराना अधिनियम है वो बरकरार रहेगा
और आपको मैं बता दूं, यानी हमारे दर्शकों को जानकारी दे दूं कि यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम जो है, इसका मकसद मदरसा शिक्षा को व्यवस्थित करना था। इसमें मदरसा शिक्षा को अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामी अध्ययन, तिब्ब यानी पारंपरिक चिकित्सा, दर्शन और अन्य विषयों की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया। और उत्तर प्रदेश में वैसे तो 25,000 मदरसे हैं, लेकिन इनमें से 16,000 मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त है और 560 मदरसों को आर्थिक सहायता भी मिलती है सरकार की तरफ से। और मतलब इसमें लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं इस फैसले से? क्या न केवल मुसलमानों के लिए ये संदेश गया कि आपके जो हक हैं वो बरकरार रखे जाएंगे और अचानक ही आपसे आपकी जो अभी तक जो चीजें चली आ रही है उनको नहीं बदला जाएगा, और जो संविधान के खिलाफ जिस चीज को बताकर ये अभी जो फैसला लिया गया, इसका असर अब ये आपको क्या लगता है चुनाव पर क्या पड़ेगा? झारखंड चुनाव पर भी और महाराष्ट्र चुनाव पर भी। देखिए समिता जी, एक तो चुनाव पे तो इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इससे जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि बीजेपी जिस तरीके से अपनी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोज़र न्याय की बात की जाती है और जिस तरीके से ये मदरसे बंद करने की बातें थीं या इनको मान्यता रद्द करने की बात थी, और इसमें सरकारी जो केंद्र सरकार की संस्था एनसीपीसीआर है वो भी एक पक्ष था। उसने भी जो था वो ये कहा था कि यहाँ आरटी जो है, राइट टू एजुकेशन, वो लागू नहीं होता इन मदरसों में, इसलिए इनको बंद कर देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें थी। तो यानी जो मदरसों, सवाल मदरसों का नहीं था, चूँकि मदरसों के ज़रिए बीजेपी अपनी सांप्रदायिक राजनीति को तुष्ट करना चाहती थी और अपने मतदाताओं को संदेश देना चाहती थी कि वो मुसलमानों पर सख्त, ये संदेश देना चाहती थी। उसके तहत ही ये मामला जो था वो पहुंचा था हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने एक तरीके से कहा जाए वो बीजेपी के पक्ष में फैसला सुना दिया था, या उसके जो विचारधारा है उसके अनुरूप फैसला सुना दिया था हाई कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जजों की खंडपीठ थी, जिसमें आपने बताया जैसे कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो सीजेआई हैं वो, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र, 3 जनों की खंडपीठ थी, और तीनों ने इस फैसला सुनाया और साफ तौर पे कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो यूपी मदरसा अधिनियम 2004 था उसको सही परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ा, उसको सही तरीके से नहीं समझा। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है और उन्होंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश था उसको निरस्त किया। इसका नतीजा ये होगा समिता जी कि जिस तरीके से अभी हमने सुना था कि असम के जो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, वो अभी झारखंड के प्रभारी हैं बीजेपी की तरफ से, वो झारखंड में थे। वो कल या परसों ही उनकी एक बाइट जो था मैं देख रहा था, वो कहीं जनसभा में थे, वो कह रहे थे कि मैंने वहाँ असम में मुझसे कहा गया कि मदरसे बंद होंगे तो क्या हो जाएगा, मदरसे बंद हो गए और चूँ तक नहीं हुआ। तो इसी तरह की बात कही जाती थी कि अब उत्तर प्रदेश में मदरसे बंद होंगे, ये चर्चा शुरू हो गई थी। और यानी कि एक तरीके से इसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके और भारतीय जनता पार्टी इसका फ़ायदा लेना चाहती थी चुनावों में। अब चुनावों पे असर अब ये होगा समिता जी कि अब जब कहेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा कि मदरसे मैंने बंद करा दिए और ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, तब उनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है और आपने जो किया है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आ सकता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा मतलब झटका जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है कि उसकी सांप्रदायिक राजनीति जो है वो खारिज हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो अधिनियम बना था ये राज्य की विधायी शक्तियों के अंदर बना है, यानी कि जो एक राज्य को शक्तियाँ प्राप्त हैं, कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसके तहत ये कानूनन बना था और इसलिए ये पूरी तरह संवैधानिक है। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। जी बिल्कुल, और तमाम तबकों से जिस तरह इस फैसले पर प्रतिक्रिया आ रही है, सभी लोग इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के जो नेता एक मोहसिन रजा, उनका मैं सुन रही थी कि वो ये कह रहे हैं कि योगी सरकार ने बहुत मॉडर्नाइज किया मदरसों को, और एक तरफ कुरान एक हाथ में और एक हाथ में कंप्यूटर, ये सारी बातें, और मोदी जी और योगी जी जो है वो मिलकर बहुत बढ़ावा दे रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और ये सारी बातें मोहसिन रजा ने कही। लेकिन ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक झटका, या उसकी जो मुहिम है कि हम हिंदू सुप्रीमेसी जो है वो किसी भी तरह कायम करें, हिंदुत्व का डर दिखाकर और बाकी लोगों को ये बताएं कि तुम हमसे नीचे हो, ये एक जो मुहिम है इसको बड़ा झटका लगा है। अभी मौलाना यासूब अब्बास जो है जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको सुनते हैं और उसके बाद ये भी सुनते हैं
कि राशिद अल्वी जो है कांग्रेस प्रवक्ता, उन्होंने क्या कुछ कहा है। पहले सुन लेते हैं मौलाना यासूब अब्बास को। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक करार दिया गया है, कैसे देखते हैं सर इस फैसले को? देखिए, बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट के मैं आलिया फैसला बोर्ड की जानिब से इसका वेलकम करता हूं कि मदारिस अरबिया को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है और जिस तरीके से इसको मदरसों को बंद करने की और मदरसों को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई थी, लिहाजा मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है और मदारिस अरबिया ने हमें IAS दिए, IPS दिए, PCS दिए, गवर्नर्स दिए हैं। इस मुल्क की आज़ादी में हमारे मदारिस का अहम योगदान है, लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं उनके इस बेहतरीन फैसले के लिए। तो ये थे मौलाना यासूब अब्बास, जिन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करते हैं, बेहतरीन फैसला है। सपा के प्रवक्ता हैं अमीर जमी, उन्होंने भी इस मामले में एक अहम टिप्पणी की। चूंकि सपा इस समय यूपी में प्रमुख विपक्षी दल है और बीजेपी या मोदी तो कई बार, जैसे मुलायम सिंह के लिए मौलाना मुलायम शब्द तक का इस्तेमाल किया जाता था, यानी बार बार ये बताया जाता था, ये तंज कसे जाते थे कि सपा जो है वो पूरी तरह से मुस्लिमों के पक्ष में झुकी हुई पार्टी है और वहां पर सांप्रदायिक तुष्टीकरण का आरोप सपा पर लगता रहा है। लेकिन यहाँ पर सपा प्रवक्ता आमिर जमी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं उसको। बड़ी राहत मिली है, यूपी के मदरसों चलते रहेंगे। यूपी के मदरसा अधिनियम जो है वो संवैधानिक करार दिया गया है, किस तरह से? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पूरा देश में लोग वेलकम कर रहे हैं, हम सब लोग वेलकम करते हैं। देखिए, ये सरकार ना मदरसा चलने देना चाहती है, न सरकारी शिक्षा को लागू करने देना चाहती है। ये सरकार इस देश में चाहती है कि AC वाले बड़े बड़े स्कूल खोलें जिसमें एक वर्ग के लोग पढ़ें और जो PDA है, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, ये लोग जो है भैंस चरावें। भैंस चराना अच्छी बात है, लेकिन नेताजी ने उनके लिए शिक्षा का इंतजाम किया था। मदरसा बोर्ड को बनाने में, संस्कृत बोर्ड को बनाने में, समाजवादी सरकारों में उनमें शिक्षक देने में समाजवादियों ने काम किया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है, इसका पूरे देश में वेलकम है। और मदरसा बोर्ड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, हमें लगता है कि अगर आज की सरकार को थोड़ा सा होश आ जाए तो उन्हें पूरे तरीके से इसकी फंडिंग को सरकार को देना चाहिए कि उनका बिल्डिंग, उनका स्कूल, उनका कॉलेज, उनकी जो कमियां हैं वहां पे, जिसके लिए आपने सर्वे कराया था कि हम वहां बस्ता देंगे, हम वहां पानी देंगे साफ, उसको करने की जरूरत है। मदरसा बोर्ड का जो फैसला है उसका हम सब लोग वेलकम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जो वहाँ पे कोर्सेज कराए जाते हैं अदीब कामिल, उनको संवैधानिक करार नहीं। देखिए, संस्कृत बोर्ड मदरसा बोर्ड का मॉडल एक है, ये इक्विवेलेंट कहा गया है, डिग्री नहीं दे रहे हैं। इक्विवेलेंट मतलब कि इनका एडमिशन लिया जा सकता है। अब संस्कृत बोर्ड में कोई पढ़ाई करेगा +2 तक, उसके बाद वो आना चाहे कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं IPS बनना चाहता हूँ, तो क्या मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो उसका प्रोविजन होना चाहिए, तो तरीका अगर नहीं तो उसको तरीका निकाल लिया जाना चाहिए। क्योंकि संस्कृत भाषा, अरबिक भाषा हमारे देश की प्राचीन भाषा है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम तो कह रहे हैं इसमें PhD में होना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति बने वो मदरसा बोर्ड से पढ़े थे। मदरसे नहीं होंगे तो APJ अब्दुल कलाम नहीं होंगे। तो हिंदू जी, यहाँ पर सपा प्रवक्ता ने इस फैसले को थोड़ा सा और विस्तार दे दिया। जो लोग इस फैसले को केवल मुसलमानों तक सीमित रखना चाह रहे थे या बता रहे थे कि क्योंकि मदरसों को लेकर तमाम तरह की अफवाहें जो है वो बीजेपी या RSS या उसके अनुषंगिक जो संगठन है उनकी तरफ से फैलाई जाती रही हैं। मदरसों को लेकर जितनी बातें होती हैं उतनी सरस्वती शिशु शिक्षा मंदिर को लेकर नहीं होती। मतलब उनका तो एक तरह से बहुत ग्लोरिफिकेशन उनका किया जाता है, बहुत उनको गौरवान्वित की यहाँ पर प्राचीन भारतीय संस्कृति जो है वो बच्चों को सिखाई जा रही है और संस्कार दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या संस्कारों पर किसी एक धर्म का हक होता है क्या? यहाँ अगर आप सीधे सीधे मदरसों को सीधे एक धर्म से जोड़कर और उसको एक गलत तरीके से ही आप प्रस्तुत कर रहे हैं, सरस्वती शिशु शिक्षा केंद्रों को आप बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसे में जब सपा प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि संस्कृत और अरबी दोनों की वो बात कर रहे हैं कि दोनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने APJ अब्दुल कलाम का नाम भी ले लिया। यहाँ पर सपा ने जो कुछ बातें कही हैं और इसका जो असर आप देख रहे हैं कि यूपी के उपचुनाव में भी इसका, हालांकि जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर मुद्दे अलग ही हैं,
लेकिन इस फैसले को आप किस तरह से और देखते हैं? देखिए समिता जी, अब तो एक बहस ये भी छिड़ गई है कि मदरसों का क्या योगदान है, क्या योगदान नहीं है इस फैसले के बाद। और जैसे कि आमिर जमीर जो सपा के प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि अगर मदरसे नहीं होंगे तो APJ अब्दुल कलाम भी नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि मदरसों का एक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो आंदोलन था समिता जी, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। खासतौर से जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था 1857 का, उसमें मेरठ से लेकर दिल्ली के बीच में कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसमें मदरसों से निकले हुए तालिबों के जो थे वो शव ना लटके हों, फांसी पर ना लटकाया हो अंग्रेज़ों ने। सैकड़ों लोग जो थे वो फांसी पर लटके थे, अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटकाया था। तो ये एक लंबा इतिहास मदरसों का है। और अब मदरसों का क्या योगदान है, देखिए किसी भी शिक्षा पद्धति का एक योगदान होता है। जैसे यहाँ पढ़ाई की जाती है साहब, गुरुकुल शिक्षा पद्धति है कि उसका बड़ा योगदान है। तो जैसे गुरुकुल शिक्षा पद्धति है उसी तरीके से मदरसा शिक्षा पद्धति भी है। तो मदरसों की अपनी शिक्षा पद्धति है। अब जिस तरीके से जो संस्कृत विद्यालय हैं, अब वहाँ भी कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, तो इसी तरीके से मदरसों में भी कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये जब अधिनियम बना था 2004 में, मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो इसका उद्देश्य यही था कि मदरसों को आधुनिक शिक्षा से भी जोड़ा जाए और एक विनियमन जो है वो हो शिक्षा का, यानी एक समान रूप शिक्षा जो है वो मदरसों में भी दी जाए। इसके तहत ये मदरसा अधिनियम बोर्ड मतलब जो बना था, उसके बाद मदरसा बोर्ड बना और वो इनका नियमन करता था। यानी कि सारे मदरसों में जो मदरसा बोर्ड से जिनको मान्यता है उनमें एक ही सिलेबस पढ़ाया जाता है। वो सिलेबस मदरसा अधिनियम मतलब बोर्ड जो है उसको तय करता है, अलग से कुछ नहीं होता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जो कहा है वो बहुत बड़ी बात कही है कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो जियो और जीने दो है, एक तरीके से कि आप अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए आप राष्ट्र की मुख्य धारा में रहें। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि आप अपने धर्म का पालन ना करें और आप किसी दूसरी चीज़ को मानें। धर्मनिरपेक्षता ये नहीं हो, संविधान भी हमारा ये कहता है कि आप अपने धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए किस तरीके से आप राज्य के नियम जो हैं उनका आप पालन करें। तो ये जो अधिनियम बना था ये मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए राज्य की विधायी शक्तियों के अंतर्गत ये अधिनियम बना और उसी के तहत मदरसा बोर्ड बना, और जिससे अब ये 16,500 के आसपास मदरसे जो हैं ये विनियमित होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब एक बड़ी बहस जो छिड़ी है और इसमें भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर जाती हुई नज़र आती है। और इसलिए जाती हुई नज़र आती है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ा झटका देते हुए ये फैसला सुनाया है, इससे भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिक एजेंडा धूल धूसित होता हुआ नजर आता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मदरसों को किस तरीके से लांछित करती है ये हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयानों में समझ सकते हैं। उनको हम बार बार सुनते रहे, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे खुद नरेंद्र मोदी हो, तमाम भाजपा के लोग जो हैं वो इस मदरसों के खिलाफ एक दुष्प्रचार करते हुए नजर आते हैं। तो उस दुष्प्रचार की हवा एक तरीके से कहा जाए वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निकली है और ये बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है। समझता जी जी, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उन लोगों को भी बहुत झटका लगेगा, उन शिक्षकों को जो यूपी के सरकारी स्कूलों में हमने देखा है कई मामले ऐसे आए जहां पर किसी बच्चे को मुस्लिम होने के कारण प्रताड़ित किया गया या किसी शिक्षक को केवल इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसने इकबाल की वो जो नज्म है लब पे आती है दुआ उसका गान करवाया तो उसको निलंबित कर दिया गया। ऐसे कई मामले सामने आए और ये जो बीजेपी और संघ की जो नफरत भरी सोच है ये केवल मदरसों तक सीमित नहीं है, मिशनरी स्कूलों पर भी इसका हम कई बार देख चुके हैं कि कई बार वहां विरोध होता है और ये कहते हैं कि वहां धर्म परिवर्तन कराते हैं या वहां पर जो है जो हमारे बच्चों के मन में जहर बोते हैं। और जो बीजेपी का एक एजेंडा ये भी रहा है कि जो गीता का जो पाठ करवाना या सूर्य नमस्कार करवाना, ये तमाम चीजें जो है वो किसी न किसी तरह स्कूली शिक्षा में भरने की कोशिश जो है बीजेपी करती रही है। कैच देम यंग वाली जो बात है कि बचपन से ही बच्चों के दिमाग में एक जहर जो है वो भरना शुरू कर दे ताकि बड़े होकर ये उपद्रवी बने और चाहे कांवड़ यात्रा चाहे दूसरे किसी ऐसे जो आयोजन है, जुलूस निकलते हैं मस्जिदों के सामने, अगर लाउड स्पीकर लगा के डांस करना है तब ये बच्चे जो है वो उनको आसानी से कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया जा सके, ये बीजेपी की सोच रही है। और जो अभी सपा प्रवक्ता जो जमई है उन्होंने ये कहा कि सरकार का बस चले तो वो तो सामान्य स्कूलों को भी बंद करवाए क्योंकि उनका जो केवल एसी वाले बड़े स्कूल यानी यहाँ पर एक जो पूंजीवादी सोच को बढ़ावा देने की जो बात है उस माफ कीजिए उस पर भी तंज कसा है सपा प्रवक्ता ने। अभी हम ये सुन लेते हैं कि लखनऊ ईदगाह के जो इमाम है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना
खालिद रशीद फिरंगी, वो क्या कुछ कहते हैं इस फैसले पर। एक बार उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने क्या कहा है वो भी हम सुन लेते हैं। पहले सुन लेते हैं मौलाना खालिद राशिद फिरंगी को। हम लोग अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है। इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी है। और जाहिर सी बात है ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। और फिर इस यहाँ यूपी में हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर्स और स्टाफ इन मदरसों से मुताल्लिक़, और हम लोग बारहा ये बात कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। बहुत सोच समझकर एक शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, कहा कि आजादी, फिर कहा कानूनी आजादी। यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक जो मुहर लगी है, ये जरूर मतलब तमाम मदरसा जो चल रहे हैं उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही खुशी की बात है। कांग्रेस के नेता है राशिद अल्वी, उन्होंने क्या कुछ कहा है अमरिंदु जी, इसको भी सुनती हूँ, फिर आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए आती हूँ आपके पास। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को ये इजाजत देती है कि वो अपनी मर्जी से अपने स्कूल, अपने मदरसे, अपनी यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं और चला सकते हैं। ये बहुत साफ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 25 मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बावजूद अगर कोई अदालत ऐसा फैसला देती है, कोई सरकार इस तरीके का फैसला देती है जो संविधान के खिलाफ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, और ये सही फैसला है कि मदरसे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही चलाए जा रहे हैं, और अक़लियतों को, मुसलमानों को हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी के मदरसे चलाएं। आपको लगता है सर अब तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो इस फैसले का स्वागत करेंगे, क्योंकि जानकारी के मुताबिक करीबन 16,000 जो है से ज़्यादा जो है मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मदरसे हैं, और करीबन 17 लाख बच्चे हैं जिस यूपी के अंदर जो मदरसों में पढ़ते हैं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिन लोगों के हाथों में सरकार है, उनका एक माइंड सेट है। वो इस देश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान करना चाहते हैं। इस तरीके के तरह तरह के मदरसा उनके लिए बड़ा मुद्दा है, उनके लिए तलाक बड़ा मुद्दा है, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा मुद्दा है, उनके लिए वक्फ बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर सारे मुद्दे छोड़कर ये मुद्दे जो मुसलमानों से मुताल्लिक हैं और उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े मुद्दे हैं। और चूंकि वो सरकार में है, सत्ता में है, इसलिए उनके पास ताकत है कि ये खिलवाड़ कर सकें, इसलिए वो करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ी अदालत है और उसका फैसला कोई डिनाई नहीं कर सकता। अमरिंदु जी क्या कहेंगे? यहाँ पर राशिद अल्वी साहब ने एक गंभीर आरोप भी लगाया है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को फिक्रमंद होना चाहिए। हम देखते भी हैं क्योंकि जितनी तमाम जो वर्ल्ड जो रैंकिंग्स आती हैं, कहीं भुखमरी को लेकर, कुपोषण को लेकर, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, या शिक्षा का स्तर है, या प्रति व्यक्ति आय है, बहुत सारे ऐसे मसले हैं, या धार्मिक आजादी है, सब फ्रीडम मतलब प्रेस की फ्रीडम है, ये सारे पैमानों पर हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। और ऐसे हर जहां भी हम पिछड़ते हैं तो भारत सरकार जो है, यानी विदेश मंत्रालय या भारत के जो अलग अलग जो सरकार के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये विदेशी साजिश है। लेकिन सवाल तो ये बन ही रहा है कि जब देश में इतनी सारी समस्याएं पहले से दिख रही हैं, तो उनको छोड़कर आप जबरदस्ती के मुद्दे क्यों खड़े करते हैं? और क्या केवल इसलिए ताकि आप, क्योंकि आपके पास सत्ता है और आप खिलवाड़ करना चाहते हैं और आप यहाँ पर एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम छेड़ रहे हैं और प्रकारांतर से आप उसी के लिए काम कर रहे हैं? क्या लगता है आप?
बिल्कुल समिता जी, देखिए एक तो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, और जाहिर सी बात है कि जो राशिद अल्वी कह रहे थे, राशिद अल्वी का कहना अपनी यहाँ पे एकदम सही मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांप्रदायिक एजेंडा है, उसी पर काम करती है वो, और देश की जो अन्य समस्याएं हैं उन पर ध्यान नहीं देती, उन पर बातचीत करना भी नहीं चाहती। अब रोजी रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य के मसले जो हैं इन पर सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी कोई बात करना नहीं चाहती। और अंतर्राष्ट्रीय जो रिपोर्ट्स आती हैं, जैसा आपने बताया, तो आपको याद होगा समिता जी कि कोरोना के दौरान भारत में लगभग 50 लाख मौतें हुई, ऐसा एक रिपोर्ट आई WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। भारत अकेला ऐसा राष्ट्र था 170 देशों में जिसने उस रिपोर्ट को नकारा और कहा कि ये रिपोर्ट गलत है। जबकि अमेरिका के विषय में भी ये कहा गया था कि वहाँ भी आंकड़े छुपाए गए, और भारत के विषय में भी कहा गया कि यहाँ भी आंकड़े छुपाए गए। केवल भारत सरकार ऐसी थी जिसने WHO की उस रिपोर्ट का खंडन किया, कहा कि ये आंकड़े गलत हैं, जबकि अमेरिका ने भी उस रिपोर्ट का खंडन नहीं किया, जबकि आंकड़े अमेरिका में भी छिपाए गए थे। 170 देशों में से किसी ने नहीं कहा कि मतलब ये रिपोर्ट गलत है, लेकिन भारत ने सिर्फ ये कहा। इसी तरीके से हंगर इंडेक्स को लेकर या प्रेस फ्रीडम को लेकर, जिस तरह की और भी जो आती हैं रिपोर्ट्स आती हैं, उनको लेकर हमेशा कह दिया जाता है ये विदेशी साजिश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी साजिशें जो हैं उनको वो हिंदुत्व का नाम या एक तरह से कहा जाए कि राष्ट्रवाद का नाम देना चाहती है। हालांकि ना उसके पास हिंदुत्व है, ना उसका कोई राष्ट्रवाद है, जो भी है वो उसकी साजिशें हैं, वो उन्हें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो एक अलग मसला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो यही करती है, और यही बात राशिद अल्वी अपने बयान में कह रहे हैं। इधर जो फिरंगी महली जो कह रहे थे समिता जी, उन्होंने एक बात और कही फिरंगी महली ने, और बहुत वैलिड पॉइंट था उनका। उन्होंने कहा कि जब 2004 में ये अधिनियम बना तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही इसको बनाया और विधानसभा से पारित हुआ ये अधिनियम। जब विधानसभा से पारित हुआ, सरकार का बनाया हुआ अधिनियम है, तो सरकार का बनाया हुआ विधानसभा से पारित हुआ अधिनियम असंवैधानिक कैसे हो सकता है जी? और हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में यही कहा कि ये संवैधानिक है और राज्य ने अपनी विधायी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये अधिनियम बनाया। तो जो फिरंगी महली बात कह रहे हैं वही बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ टिप्पणी की है कि हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अधिनियम था उसको सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा, उसको सही परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ा। केवल सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि चूंकि ये मदरसा बोर्ड है और ये 10वीं और 12वीं की जो शिक्षा है उस तक के लिए है, इसलिए ये कामिल और फाजिल की डिग्री जो है वो देता है, वो नहीं दे सकता, चूंकि फाजिल और कामिल की डिग्री BA और MA के समकक्ष है, जो कि UGC के नॉर्म्स के अंतर्गत आता है, तो वो UGC को देता है, इसलिए उनको नहीं दे सकता। बाकी डिग्रियां देता है, जो डिप्लोमा देता है, वो सब संवैधानिक हैं, और ये पूरा अधिनियम संवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो यहाँ जो बातें उठ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने जिस एजेंडे को लागू करना चाहती है, और जिस तरीके से 3 तलाक और हलाला और जाने क्या क्या सारी बातें उनके ट्रोल सब करते हैं, ये देखा जाए एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उस सांप्रदायिक एजेंडे पर सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये अधिनियम संवैधानिक है, धर्मनिरपेक्षता की परिधि में है, और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित करता है, और साथ साथ ये जरूरी नहीं है कि वहाँ जो धार्मिक शिक्षा ली जा रही है उसको कोई दबाव डाला जाए। अगर बच्चा नहीं लेना चाहता है तो नहीं ले, लेना चाहता है तो ले, ये उसकी मर्ज़ी के ऊपर है। और मदरसों में ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती है कि आपको धार्मिक शिक्षा ही लेनी है, अब वहाँ दूसरी शिक्षा भी दी जा रही है। और समझते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि जो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं अब उनमें भी पढ़ाई जाने लगी है, दूसरी चीज़ें, विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, और चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, गणित पढ़ाया जा रहा है, तो यानी सारे विषय पढ़ाए जा रहे हैं, आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। तो आधुनिक शिक्षा के साथ अगर कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक शिक्षा लेना भी चाहता है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? अगर गुरुकुल में कोई धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अगर वेद पढ़ना चाहता है तो उस पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है? ठीक इसी तरीके से मदरसों में किसी को धार्मिक शिक्षा लेने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक एजेंडे की हवा निकाल देता है। जी, और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक एजेंडे को तब और मजबूत करती है जब चुनाव आते हैं, और इस समय हम झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक यही देख रहे हैं। इसके पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी हमने देखा था, और इन दोनों राज्यों में अमरिंदु जी आदित्यनाथ योगी को, वो भी एक जो इनके स्टार प्रचारक होते हैं, उसमें आदित्यनाथ योगी का नाम अब जरूर रहता है। और जम्मू कश्मीर और हरियाणा दो आंकड़े आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि
योगी की जो सफलता जो है वहां पर काफी रही। जैसे जम्मू कश्मीर में बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 90% और हरियाणा में 65% रहा। जम्मू में योगी ने 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियां की, जिनमें से 4 पर बीजेपी को जीत मिली और इसमें किश्तवाड़ और कठुआ जैसे मुस्लिम बहुल जो सीट थी उनमें भी बीजेपी जीती। वहीं हरियाणा में आदित्यनाथ योगी ने 20 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया और जिनमें से 13 पर बीजेपी को जीत मिली और बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा भी यहीं से निकला था। अब जो आदित्यनाथ योगी को आज हम झारखंड में देख रहे हैं, मेरे ख्याल कल परसों में उनका महाराष्ट्र का भी दौरा है, तो ये सब जो दौरे शुरू हो गए हैं और झारखंड में इस समय जिस तरीके से या महाराष्ट्र में भी क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे जो है वो मदरसा शिक्षकों का जो वेतन है वो एकदम से बढ़ा देते हैं, जैसी आचार संहिता लागू उसके पहले वो फैसला ले लेते हैं। दूसरी तरफ आदित्यनाथ योगी के लिए वो पोस्टर भी लगते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ पर वो किसको बांटने और काटने का वो एहसास दिला रहे हैं और किसको जुड़ने की बात कर रहे हैं। क्या आदित्यनाथ योगी इस फैसले के बाद अब जैसा उनको सफलता मिली जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, क्या वैसा ही स्ट्राइक रेट झारखंड और महाराष्ट्र में भी उनका हो पाएगा, या बीजेपी अब हिंदुत्व के मुद्दे पर इन दोनों राज्यों में कितना खेल पाएगी? देखिए समिता जी, बीजेपी के पास खेलना तो इसी मुद्दे पर है और उसके पास कोई दूसरा मुद्दा है तो है नहीं। शिक्षा की बात वो नहीं कर सकते, रोजगार की बात वो नहीं कर सकते, स्वास्थ्य की बात वो नहीं कर सकते, विकास की बात वो नहीं कर सकते, महिलाओं की समस्याओं की बातें वो नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या आखिर? करना उनको क्या है? तो करना उनको यही हिंदू मुसलमान ही है, तो करेंगे तो वो यही। अब इसमें देखना ये है कि बड़े चैंपियन मोदी जी हैं कि योगी जी हैं इस राजनीति के, और एक संघर्ष जो है वो मोदी और योगी के बीच चल रहा है। आज ही जो कैबिनेट की बैठक में जो एक फैसला लिया गया है यूपी कैबिनेट की बैठक में, और वो फैसला लिया गया है कि अब यूपी का डीजीपी जो है वो केंद्र सरकार तय नहीं करेगी, वो राज्य की सरकार ही तय करेगी। ये एक तरीके से शर्मिष्ठा जी सीधा संघर्ष की स्थिति दिल्ली और लखनऊ के बीच में है। क्योंकि आरोप ये है विपक्ष की तरफ से खास तौर से कि यूपी और दिल्ली के बीच में संघर्ष चल रहा है। अमित शाह अपना डीजीपी यहाँ बनवाना चाहते थे, इसलिए अमित शाह का डीजीपी ना बनने पाए तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में ये फैसला पारित कर लिया और सीधे मोदी जी को आंख दिखा दी है कि डीजीपी अब हमारा होगा। देश के अधिकांश राज्यों में डीजीपी कार्यवाहक हैं समिता जी, चूँकि जो केंद्र सरकार है वो अपनी मर्जी का डीजीपी बनाना चाहती है और राज्य जो है वो अपनी मर्जी का डीजीपी चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि जब कानून व्यवस्था राज्य का मसला है तो डीजीपी राज्य ही तय करेगा कि कौन हो, चूँकि काम तो राज्य के मुख्यमंत्री को लेना है। लेकिन अगर केंद्र की तरफ से आया हुआ डीजीपी होगा तो वो उस तरीके से काम लेगा। तो ये मसला भी एक तरीके से देखा जाए तो दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई पड़ती है। अब इस फैसले के बाद क्या योगी आदित्यनाथ पे कोई असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ अब बैकफुट पर जाते हुए नजर आएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एनकाउंटर्स पॉलिसी थी उसको लेकर की बहुत सख्त टिप्पणी की थी, उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर बुलडोज़र पे काफ़ी सख्त टिप्पणियां कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी बुलडोज़र चले। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त एक्शन लेते हुए कहा कि अगर आपको हमारे आदेश की अवहेलना करनी है तो आप कीजिए, हम इस पर सख्त एक्शन लेंगे, उसके बाद वो बुलडोज़र्स थम गए हैं। तो अब वो बुलडोज़र भी थम गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मदरसा एक्ट पर भी बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा। यूपी हम सरकार को इसलिए नहीं कहेंगे चूंकि अधिनियम सरकार का ही बनाया हुआ था, सरकार में लोग आते और जाते रहते हैं, बीजेपी का अपना सांप्रदायिक एजेंडा है, तो उस बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे को झटका लगा है। योगी आदित्यनाथ का जो एजेंडा था उसको झटका लगा है। तो अब योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जाकर अपनी बात रखते हैं और किस तरीके से अब वो मोदी जी के ऊपर जो है वो मोदी जी को सुपरसीड करने की कोशिश करते हैं, ये देखना होगा। मुझे लगता है कि जैसे मोदी जी की भाषा बिगड़ रही है, योगी जी की भी भाषा इन चुनाव में बिगड़ती हुई और दिखाई देगी। अब वो कितनी बिगड़ती है ये देखना है बस समिता जी। चुनाव का मुद्दा जो है महाराष्ट्र और झारखंड बीजेपी को अब ये सोचना पड़ेगा कि अब वो हिंदुत्व के अलावा और कौन से मुद्दे उठाए, क्योंकि घुसपैठिए हैं या और भी जितनी भी बातें वो घूम फिर कर आ जाते हैं हिंदुत्व पर, और या फिर भ्रष्टाचार के नाम पर वो घेरते हैं। लेकिन यूपी में भी जैसे कल जो खबर आई अमलेंदु जी की उपचुनाव की जो तारीखें बढ़ी है उस पर कल पहले तो डिम्पल यादव ने जो एक तंज कसा था कि उनको डर लग रहा है, उसके बाद आज अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट आया है। देखते हैं वो ट्वीट क्या लिखा है अखिलेश यादव ने, फिर समझते हैं कि किस तरह यूपी में बीजेपी को उपचुनाव में भी डर लग रहा है जबकि सत्ता जो है वहां पर बीजेपी की ही है। क्या कुछ लिखा है अखिलेश यादव ने, ये देख लेते हैं।
अखिलेश यादव लिखते हैं टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महा बेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी उसने उपचुनाव को आगे खिसका दिया जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाए। ये भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। यहाँ पर अब अखिलेश यादव उनके तंज जो है वो दिन पर दिन और मारक होते जा रहे हैं। वो बीजेपी को बिल्कुल उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं। बीजेपी अगर कहती है बटेंगे तो कटेंगे, तो अखिलेश यादव कहते हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और यहाँ पर वो टालेंगे तो हारेंगे। ये इस तरह से वो बार बार उसको उसकी भाषा में जो कहते हैं कि तंज कस रहे हैं या उसको याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी फितरत क्या है और तुम्हारी फितरत क्या है उसको हम अच्छे से जानते हैं, तुम्हारी नब्ज हमने अच्छे से पकड़ी हुई है। ये अखिलेश यादव बता रहे हैं। उपचुनाव की बात की उन्होंने तो मिल्कीपुर की भी याद दिला दी, मतलब ताकि एक साथ लोगों को याद आ जाए कि बीजेपी क्या क्या कारनामे करती रही है और चुनाव आयोग किस तरह बीजेपी के कहने पर चलता रहा है। यहाँ पर अमरेंदु जी, अब आज का ये जो फैसला आया है, अभी पता चलेगा। अखिलेश यादव की कोई टिप्पणी हमारे कार्यक्रम करते तक तो आई नहीं थी, वरना वो भी हम जरूर दिखाते। लेकिन ये जो उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है और उस पर ये जो मदरसों वाला फैसला आया है, क्या लगता है आपको कि क्या बीजेपी के लिए यहाँ पर एक तरफ जो बेरोजगार लोग जो बाहर गए हुए अखिलेश यादव के उसमें कहे तो, और जो अभी लौटे हुए अपने घर छठ की छुट्टी में, ऐसे लोगों के रुकने से क्या बीजेपी को और खतरा होता? क्या बेरोजगार जो है अब बीजेपी को जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं? देखिए समिता जी, बीजेपी को जवाब तो समाज के कई वर्गों से मिलना है। बेरोजगारों की तरफ से भी मिलना है, किसानों की तरफ से भी मिलना है, आदिवासियों की तरफ से भी मिलना है और समाज के तमाम वर्गों से मिलना है। सरकारी कर्मचारियों से भी जवाब मिलना है और बीजेपी को इसके लिए मुझे लगता है तैयार रहना चाहिए और शायद बीजेपी इसके लिए तैयार भी है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें महाराष्ट्र में की जा रही हैं या झारखंड में की जा रही हैं उससे साफ लगता है कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ती है। उससे लगता है कि ये दोनों राज्य उसके हाथ से बिल्कुल निकले हुए हैं और हाथ में ये आने वाले नहीं हैं, तो ये तो साफ तौर पर समझा सकता है। लेकिन जो मसला है वो यही, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि भाई इस टालेंगे तो हारेंगे। एक तो अखिलेश यादव तुर्की इस समय जो है बीजेपी को जवाब दे रहे हैं बिल्कुल उसी की भाषा में, और एक तरह से कहा जाए जो जिस तर्ज पे वो बात करते हैं उसी तर्ज पे अखिलेश यादव बात करते हैं और बहुत संयमित तरीके से, एक तरीके से कहा जाए, अखिलेश यादव के प्रहार होते हैं और बहुत घातक या घायल करने वाले प्रहार उनके होते हैं। वो जो उनका दोहा है बिहारी का कि देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, तो वो गंभीर घाव करने वाले उनके तंज होते हैं अखिलेश यादव के। वो अपना तंज उस तरीके से कर रहे हैं। बीजेपी के सामने अब दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं लगातार, जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से रश्मि शुक्ला जो वहाँ की डीजीपी थी उनको हटाना पड़ा चुनाव आयोग को, इससे भी साफ तौर पर समझा सकता है कि कितना संकट में चुनाव आयोग इस समय है और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा किस तरीके से चुनाव आयोग लागू करने की जो कोशिश कर रहा है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं। मुझे लगता है चुनाव आयोग भी उस तरीके से मदद करने की स्थिति में नहीं होगा जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि उसने हरियाणा में मदद की थी भारतीय जनता पार्टी। तो बहुत सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका इस मायने में है कि भारतीय जनता पार्टी की जो फिरका परस्त पॉलिटिक्स है, जो उसकी कम्युनल पॉलिटिक्स है, उसको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया है और ये बता दिया है कि देश संविधान से ही चलेगा, संविधान सर्वोपरि है। ये बात बीजेपी को समझनी चाहिए और उसके बाहर जाकर कोई काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आज यही निर्धार निकले जा सकते हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को खारिज किया है, लेकिन असल में ये झटका है बीजेपी को और ये कहें कि झटकों का लगातार दूसरा दिन। कल बीजेपी के लिए पहला झटका ये था कि रश्मि शुक्ला डीजीपी जो है उनको हटाया गया था और आज ये फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का। अब देखना होगा कि कल का दिन बीजेपी के लिए क्या खबर लेकर आता है। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में अगर बात करें, अब जबकि झारखंड चुनाव में भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और 15 दिन मेरा ख्याल है 20 तारीख को, क्योंकि उपचुनाव भी है और महाराष्ट्र के भी चुनाव है और झारखंड का भी दूसरे दौर का चुनाव है, यानी 20 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएंगे। लेकिन इन 15 दिनों में बीजेपी अपने एजेंडे को लागू करने के लिए और क्या क्या चालें अपनाएगी ये देखना होगा। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया जिससे बीजेपी को झटका मिला और विपक्ष को यहीं से एक बड़ा मुद्दा मिला है कि वो बीजेपी को याद दिला सके कि संविधान बचाने के लिए
किस तरह अभी सारे लोग काम कर रहे हैं और बीजेपी से संविधान को क्या खतरा है। तो अमरेंद्र जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।